वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 2021 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आज का हम लोग जो टेस्ट सॉल्व करेंगे वो है 97। ठीक है, तो इसमें ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें दिया गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन हैं, तो इन पर हमें डिस्कशन करना है। पहले में है चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। दूसरा है चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली हुई जो खोई होती है वो भाप बनने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर है कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 और 2। तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले में कहा गया है कि चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। ठीक है, और दूसरे में कहा गया है कि चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली हुई जो खोई होती है वो भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है, मतलब शीरे का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं कि जिसका उपयोग आप अल्कोहल के निर्माण में किया कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से अल्कोहल का निर्माण आप जानते हैं फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसी के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा यहाँ बताया गया है कि चीनी कारखानों में चीनी मिलों में जो खोई, मतलब कहने का है कि जैसे गन्ने से चीनी प्राप्त की जा रही है। ठीक है, तो गन्ने की जब उसमें से जो इसका रस जब निकल जाता है तो उसकी बचा हुआ जो ठोस पदार्थ होता है वही खोई कहलाता है। ठीक है, तो इसका ही यूज़ जो है वो एज अ ईंधन के रूप में जो बॉयलर्स होते हैं उनमें जो है भाप बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। तीसरा वाला गलत क्यों है, इसमें कहा गया कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी उत्पादन किया जाता है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि गन्ने के अलावा चुकंदर भी है जिससे चीनी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहले में कहा गया है भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। दूसरा है विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई है जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, तो इसमें हमें ये बताना है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों 1 या 2 दोनों ही सही हैं, और दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों 1 या 2 दोनों ही यहाँ पे सही हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी वाह होगा, 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहले में कहा गया है कि भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, कपास भारत का देशज पौधा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये समझिए कि ऋग्वेद एवं जो मनुस्मृति जो बहुत पुराने ग्रंथ हैं भारत के, ठीक है, ऐसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी कपास का उल्लेख मिलता है, तो एक तरह से ये भारत का देशज पौधा भी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इसका जो है ये आदि निवास इसका माना जाता है। साथ ही साथ ये भी है कि भारत विश्व का पहला देश है जहाँ पे कपास की जो संकर किस्म है वो विकसित हुई है। ठीक है, जिसके वही परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन, इसका मतलब उत्पादन मेनली इसका बढ़ाया जा सके, तो इसलिए ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ऑप्शन है अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, और लास्ट में है मक्का एवं मूंगफली। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मूंग एवं उड़द। मूंग एवं उड़द जैसी जो फसलें हैं वो जायद में, जायद की जो फसलें हम लोग जानते हैं 3 तरीके की फसलों के बारे में स्टडी करते हैं, खरीफ है, रबी है। ठीक है, तो ये जो 3 फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इन तीनों में से ही यहाँ पे ये कहा गया है कि जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली गर्मियों के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, मार्च अप्रैल वाला जो टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें मूंग एवं उड़द जो है ये जो जायद फसलें हैं ये सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं, और इन फसलों को निश्चित समयांतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है, इस वजह से इनको कहाँ उगाया जाता है, सिंचित क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है बरानी दीप किस फसल की किस्म है। ऑप्शन है अरहर, मक्का, धान या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धान। बरानी दीप जो है वो धान की जो फसल है उसकी ही किस्म है। इसके साथ ही साथ नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट और लालमती ये सब भी धान की प्रजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 में है मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, विलंबन से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असिंचित परिस्थितियों के लिए। मैक्रोनी गेहूं जो सबसे उपयुक्त है, मतलब मेनली अगर इसको उगाया जाता है तो उन परिस्थितियों में उगाया जाता है जो या तो असिंचित, वही असिंचित परिस्थिति है, या ऐसे क्षेत्र जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां मतलब पानी की बहुत कमी होती है, सूखा पड़ता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में ये जो मैक्रोनी गेहूँ है ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त वहाँ की जो है फसल है, वहाँ इसका उत्पादन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है निम्न में से गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? ऑप्शन से सोनालिका, कंचन, चंद्रिका या सभी। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। गेहूं की प्रमुख किस्मों में अगर कहें तो इसमें सोनालिका, कंचन, चंद्रिका ये सभी जो है गेहूं की ही किस्में हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। ऑप्शन से PAU लुधियाना में, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, IISR लखनऊ में या IARI नई दिल्ली में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। टीलेज पद्धति के अनुसार, ये जो टीलेज पद्धति थी, जीरो टिल बीज कहें या वही ड्रिल के द्वारा बीजों को डालना, ठीक है, तो ये पद्धति क्या थी? इसमें मेनली बिना जुताई किए कई वर्षों तक की खेती की जा सकती थी। वही समय को और परिश्रम को बचाने के लिए इस पद्धति का यूज़ किया गया, ठीक है। और इसको सर्वप्रथम GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर में है, पंतनगर उत्तराखंड में, इसके द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है गुलाबी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन से कपास से, लहसुन से, अंगूर से या फिर प्याज से। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्याज से। जो गुलाबी क्रांति है ये प्याज के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी क्रांतियां हैं, जैसे आपने देखा होगा काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है उससे संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य जो मछली उत्पादन है उससे संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से है। और लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। हरित क्रांति के घटक में यहाँ पे है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो कूट की सहायता से हमें आंसर देना है कि केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या सभी चारों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी चारों। तो यहाँ पे हरित क्रांति की बात की गई। भारतवर्ष में अगर देखें तो 1965, ठीक है, 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली जो किस्म है हरित क्रांति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि जो उच्च उत्पादन करने वाली जो किस्में हैं, ठीक है, जिनमें ये पहला जो बोला गया है किस्म के जो बीज हैं, ठीक है, और उर्वरक, साथ ही साथ उर्वरक और सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोग जितने भी हैं उनमें आपका आ जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण आ जाएगा। कृषि उत्पादों की बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भाई कृषि उत्पाद है उनको बाज़ार तक की पहुंच, उनको मतलब इजीली वहाँ पे बाज़ार तक उनको पहुंचा दिया जाए। अब गांव में ये सारी कृषि वगैरह हो रही हैं तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उनके लिए ग्रामीण सड़कें अच्छी होंगी तो उतनी आसानी से और बिना किसी जो है दुर्घटना के पहुँच सकता है। और विपणन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विपणन होता क्या है इसे समझ लीजिए। इसमें होता है कि विपणन एक ऐसा तरीका है जिसमें नए ग्राहकों को शामिल करना, अट्रैक्ट करना एक तरह से, और जो मौजूदा ग्राहक हैं उनको मतलब उनके साथ संबंध को बनाए रखना, और बल्कि उनके साथ जो संबंध है उनको और अच्छा करना, यही विपणन के अंतर्गत आता है। जिसका मतलब इसका फ़ायदा ये होगा कि वही इनका जो है मतलब इनके जो संबंध हैं ग्राहकों के साथ जो संबंध हैं उनका विस्तार मेनली किया जाएगा, ठीक है, ये विपणन के अंतर्गत आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हरित क्रांति के घटकों से संबंधित हैं, ठीक है। तो वही इन्हीं सब का जो मतलब कि पूरा एक कनेक्शन है, यही पूरा क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। मेनली ये सारे तरीके जो हैं इनके द्वारा हमें क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना है और ग्राहकों तक के पहुँचाना है, उनको अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है।
तो ये चारों ही जो घटक हैं वो हरित क्रांति के घटक से संबंधित हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है एग मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी या गुणवत्ता गारंटी की मुहर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मुहर। ठीक है, एगमार्क क्या है? एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य उत्पाद जो हैं उनके पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी आप ये समझिए कि जिन उत्पादों पर एगमार्क अगर लगा है तो उनके बारे में ये आशा की जाती है कि वो उत्पाद कुछ निर्धारित जो मानक रखे गए हैं उन पर वो खरे उतरेंगे। मतलब जो भी पदार्थ उसमें यूज़ किए जा रहे हैं कि वो हानि, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो किसी भी तरीके से मतलब हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उनके लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन पर अगर वो खरे उतर रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट पर एगमार्क दिया जाता है, ये एक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है कि गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है ये। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।